हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर से लेकर के आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसमें से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट वीडियो डाल चुके हैं। इसमें पहला जो है आपका सिंपल सा डिफिनीशन, डिग्री, ऑर्डर है ना, और दूसरे पार्ट में आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग तीसरा जो पार्ट है ये, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पहला सेपरेशन मेथड डालेंगे। जैसा कि आप लोग सिलेबस जानते होंगे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट में पढ़ना है। एक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनाना और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तीन पार्ट में है ना, इसमें तीन मेथड से बनाना है। एक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना, है ना। नाम ही से क्लियर है कि वेरिएबल, सेम वेरिएबल एक तरफ, यानी एक्स एक तरफ, वाई एक तरफ, और सिंपल उसको हमको इंटीग्रेट कर देना है। दूसरा आपको है होमोजीनियस और तीसरा है लीनियर, है ना। हम एकाएकी इसको सॉल्व करके आपको एनसीईआरटी से आपको हम वीडियो डाल देंगे, है ना। तो आपका आज जो है टॉपिक है वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है ना। तीनों हम एकाएकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे सेपरेशन मेथड में कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, ना कोई अलग से पुट करना। आपको बस थोड़ा सा ये देखना होगा कि वेरिएबल सेम जो है आपको पहचानना होगा। ये डी एक्स जो है, डी एक्स की तरफ सारा एक्स को कर देना है और डी वाई की तरफ सारा वाई को कर देना है, ठीक है ना। तो ये जो है हमेशा दो ही टर्म बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा दो टर्म। यदि दो टर्म से ज़्यादा है तो आप उसको फैक्टराइज करके दो टर्म बना सकते हैं। यदि बनता है तभी सेपरेशन से बनेगा, अदरवाइज सेपरेशन मेथड से नहीं बनेगा, है ना। दो टर्म बना देना है, एक्स एक फैक्टर में आए, वाई एक फैक्टर में, या दो ही टर्म हो, एक्स जो है सारा एक्स तरफ एक तरफ और वाई सारा एक तरफ, ठीक है ना। जो सेपरेट सेपरेट हो जाए, यदि सेपरेट नहीं होता है तो इसे नहीं बनेगा, है ना। तो बस इसका यही पहचान है कि सेपरेशन मेथड बनेगा कब, है ना। फिर से एक बार याद दिला दें, सेपरेशन मेथड कब बनेगा, जब सारा के सारा जितना भी गिवन है वो दो ही टर्म हो। यदि दो टर्म है तो एक टर्म एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ वाई। लेकिन यदि दो से ज़्यादा है और सेपरेशन से बनेगा, इसका मतलब है कि दो से ज़्यादा को ना फैक्टर में कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। तो एक फैक्टर एक्स, दूसरा फैक्टर वाई, है ना, इस तरह से। यानी एक से ज़्यादा फैक्टर भी एक्स हो तो चलेगा, लेकिन आपका टोटल मतलब कैलकुलेट करके दो ही टर्म बने, बाकी जो होगा वो फैक्टर में होगा। यानी दो टर्म को एक साथ करना हो तो उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं फैक्टर के रूप में, है ना। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर दे। यदि दो ऐसे भी नहीं, फैक्टराइज भी नहीं हो पाता है, तो आपको जो है सीधा सीधी इसे नहीं बनेगा, है ना। तो फिर हम लोग होमोजेनियस और लीनियर देखेंगे एकाएकी, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का 9.4 है ना, एनसीईआरटी का 9.4। इसमें पहला और दूसरा दो क्वेश्चन हम लिए हैं, है ना। अभी जैसा कि बताएं कि आपको टोटल देखना है, दो ही टर्म होना चाहिए, जिसमें एक्स एक तरफ से शिफ्ट हो जाए और वाई एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स है, यानी डी वाई डी एक्स। अब ये सारा के सारा एक्स ही है, अच्छी बात है, वाई है ही नहीं, है ना, उसका किचकिच खत्म। तो डायरेक्ट आप चाहें तो ऐसे डिफरेंट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक है और कुछ सॉल्व हो पाता है तो पहले इसको कुछ सॉल्व कर दिया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, एक्स में है तो एक्स बटा 2। ये दोनों सॉल्व ऐसे हो गया, तो ये आपका है डी वाई बटा डी एक्स, है ना। तो डी वाई बराबर हम लोग इसको उधर भी कर सकते हैं, डी एक्स को उधर कर देंगे, तो साइन बटा कॉस को हम लोग बोलते हैं tan स्क्वायर एक्स बटा 2 डी एक्स। अब देखिए एक टर्म ये और एक टर्म ये, टोटल दो ही टर्म है ना। अब इसमें क्या है डी एक्स, और डी एक्स की तरफ सारा एक्स होना चाहिए और डी वाई की तरफ सारा वाई। तो खैर यहाँ वाई तो है ही नहीं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है देखिए इधर अलग वाई इधर अलग, हमको यहाँ इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई। अब देखिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ से आपका है इंटीग्रेशन। यदि आपको इंटीग्रेशन सारा पता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो tan स्क्वायर जानते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है,
तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बट्टा टू माइनस वन ना, ऐसे ये फार्मूला ही होता है tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर माइनस वन। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है फिर से tan एक्स बाई टू, और x में जो कॉफिशियंट होता है उससे हो जाता है डिवाइड, यानी वन बटा टू माइनस एक्स प्लस सी। तो y बराबर हम लोग को फाइनली ये टू ऊपर चल जाएगा, तो टू tan एक्स बटा टू माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हम लोग का हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन, है ना। तो हम लोग जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि जब इक्वेशन देगा तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो उसको इक्वेशन लाने के लिए सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, है ना। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, वहाँ सारा कुछ पहले से और भी कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, ये सारा के सारा y में है ना, इसको इसमें x है ही नहीं, तो इसको सिंपली dy के तरफ ले जाते थे, ds को उधर लेके जाएंगे और इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बटा अंडर रूट में हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर इधर dx। अब जैसे इसमें क्या था कि सबके सब x में था, y में नहीं है, यहाँ जो भी है y में है, x में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका स्पेशल का मेथड है, तो स्पेशल के मेथड के लिए थोड़ा सा इसको फॉर्मेट पे लाना होगा, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये dx, है ना। इसको इंटीग्रेट तो सिंपल हो जाएगा। अब ये आ गया फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है x बटा a, तो x यानी y बटा टू, वाई बटा टू अंडर रूट ये सेम जो है वही प्लस ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बटा टू और साइन इनवर्स एक्स बटा ए वाई बटा टू बराबर इधर हो गया कितना एक्स प्लस सी। यानी अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व क्या करना, अब तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो ये हो जाएगा वाई बटा टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स वाई बटा टू बराबर एक्स प्लस सी, है ना। ये आपका हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन जानना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखा जाए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड में क्या है, एक दो तीन टर्म है, तो जैसा कि बताए हम कि आपको दो ही टर्म होना चाहिए, है ना, जिसमें वेरिएबल आपको सेपरेट होगी, तो इसको हम क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो वन माइनस वाई और इसको दे दिए ब्रैकेट। अब आपका एक टर्म ये और एक टर्म ये, जिसमें आपका कोई भी मिक्स नहीं है, या तो y है या तो x होना चाहिए, तो यहाँ सिर्फ y है, तो सिंपली dy और इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो गुना वन है, वन फैक्टर होगा ना इसका, तो वन इधर लिया है, तो वन माइनस वाई और इधर हो जाएगा सिंपली dx। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो इसका हो जाएगा वन माइनस वाई। अच्छा, y में जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी माइनस वन से डिवाइड करें, तो डिवाइड करें या गुना करें बात तो एक ही हो जाएगा यहाँ माइनस के लिए, और इसका हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको अंदर रख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एक तो उपाय ये है कि आपको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो इसको क्या करिए आप बाहर कर दीजिए चाहे अंदर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम उधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वन माइनस वाई बराबर माइनस एक्स माइनस सी। अब कांस्टेंट हो प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है, अब आप इसके बाद ही छोड़ सकते हैं, या इससे भी इच्छा है आप थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो इसका बेस ऑटोमेटिक ई होता है, जैसा कि हम लॉग पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वन माइनस वाई बराबर मॉड है, यानी वो मॉड अब हट जाएगा चूंकि ब्रैकेट खत्म, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस सी। अब ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना, तो फिर y को उधर ले जाकर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा वन माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस सी। अब कॉन्स्टेंट इधर कर सकते हैं, तो वन माइनस e की पावर माइनस एक्स
अब बट्टा e की पावर c। अब इसको कांस्टेंट इसके साथ मर्ज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी दो ही टर्म है, किए और ये किए, dx और dy दोनों हटा दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स, इसको उधर भेज देते हैं, है ना। तो उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई, सॉरी, इंटू टेन एक्स डी वाई। अब देखिए डी वाई इधर है, डी एक्स इधर है, ठीक है ना। तो हम लोग y और x को तो एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो dy है तो y, ये x की तरफ है तो ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा। तो यहाँ है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब बटा में आ जाएगा tan x बराबर, है ना, उधर आ जाएगा माइनस में और दोनों तरफ अब कर देंगे इंटीग्रेट, है ना, सेक स्क्वायर वाई और बटा में tan y dy, है ना। ऐसे हमेशा प्रयास करिए कि हम लोग इक्वेशन हमेशा y बराबर लिखते हैं तो y वाला टर्म इधर ला देते हैं, तो इसको पूरा के पूरा इधर ले लेते हैं, है ना। सेक स्क्वायर वाई बटा tan y dy बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan x dx, ठीक है। अब देखिए दोनों ही सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, और डेरिवेटिव में आप लोग ऐसे ऐसे इसको t मान के सॉल्व करिएगा या डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेशन में होता है कि यदि कोई एफ डैश एक्स और बटा में एफ एक्स हो, है ना, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस सी, है ना। ये यानी नीचे का डायरेक्ट डेरिवेटिव हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो देखिए वही चीज़ यहाँ है, तो इसको हम लिख दिए लॉग tan y बराबर माइनस लॉग, ये हो जाएगा tan x। अब जब सारा का सारा टर्म tan में है, इसका मतलब है कांस्टेंट भी tan में ही, सॉरी लॉग में ही होगा, तो हम इसको भी क्या करते हैं log c लिख देते हैं, है ना। जब सारा टर्म किसी एक टर्म में हो, किसी एक फंक्शन में हो, तो कांस्टेंट को उसी फंक्शन में रख देते हैं, है ना। चलिए अब इसको इधर ले आते हैं, या इधर भी लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, तो ये लॉग हो जाएगा tan y बराबर लॉग हो जाएगा c बटा tan x, है ना। अब लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ हम देख लें, तो ये लॉग लॉग कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा tan y बराबर c बटा tan x, सॉल्व कर देंगे तो tan x इंटू tan y बराबर c, ये हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग अब सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो नहीं करेंगे, जो डिफरेंट है वही सॉल्व हम कर देते हैं, है ना। क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा, अच्छे से सीख लेंगे तो आपसे खुद ही बन जाएगा, है ना। हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा 23 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिए और 9 लिए हैं, जो कि 5 जो है आपको 4 के तरह है, जिस तरह से 4 में 2 टर्म में दिया उसी तरह से 5 में दोनों इक्वल कर देंगे और फिर सेपरेट कर देंगे, आपको सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा, है ना। आपका 8 तो बहुत आसान है ना, dx को उधर भेज देंगे, y की पावर 5 है, तो फिर आपको x को एक तरफ y को एक तरफ कर देंगे, वो भी आराम से बन जाने वाला है। नॉट भी आराम से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है तो थोड़ा आपको नॉलेज देते हैं, उसमें कंसेप्ट देते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, है ना। हर टाइप का इजी क्योंकि बहुत बड़ा भी क्वेश्चन नहीं बनती, वीडियो नहीं बने और आपको समझ में भी आ जाए, इस तरह से प्रयास करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन तो हालांकि ये बहुत पहले से दिया हुआ है फैक्टर में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका ऐसे नहीं देगा, आपको dy बटा dx दे देगा और इसको ब्रेक करके दे देगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगेगा कि यहाँ 4 टर्म, यहाँ एक टर्म, ये 5 टर्म है ना। अब ये सेपरेशन से बनेगा नहीं, लेकिन जब इस रूप में दे देगा तो ये वाला बहुत आसान है समझना कि ये सेपरेशन से बनेगा। कहे कि अब ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करिए, है ना। फैक्टराइज करके आपको इस तरह से ली आना है, तो यहाँ से आपको फैक्टराइज करने के बाद ऐसा मिलेगा, फिर फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपना तो दिया हुआ है dy बटा dx, अब dx को उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब देखिए dx आ गया तो x वाला फैक्टर इधर रहेगा और y वाला इधर चला आएगा, तो dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, है ना, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। जब भी सेपरेट हो जाए उसको इंटीग्रेट कर देना, सिंपल। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x की पावर 3 बटा c। अब देखिए ये चूंकि tan इनवर्स में है, ये अलजेब्रा में है, तो सिंपल कांस्टेंट हम लोग जैसे कांस्टेंट रखते हैं वैसे करेंगे, लेकिन सारा के सारा ये भी tan में आता है, ये भी tan में आता है, तो हम लोग कांस्टेंट को भी tan इनवर्स में ही लिखते हैं, ये हमेशा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर देखा जाए तो हम लोग 9 में क्या करते हैं, dy dx है ना। चलिए तो हम इसको dx को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स x dx। अब यहीं पे इंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें, ये है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन दम है इसमें, है ना। अब देखिए dy यहाँ है तो y और कुछ है ही नहीं, dx यहाँ तो x है, तो आप सोचिए ये बनेगा कैसे। तो आप लोग बाई पार्ट्स में पढ़े होंगे कि बाई पार्ट्स एक मेथड है जिसमें दो फंक्शन गुणा में होता है तब के लिए यूज करते हैं, लेकिन दो ऐसा भी कंडीशन आता है जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन अकेले हो या फिर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वो अकेला में भी बाई पार्ट्स लगता है। ऐसे बाई पार्ट्स को हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसमें दो फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिंगल फंक्शन ही बाई पार्ट से बनता है। तो ऐसा नहीं कि इसमें दो होता नहीं है फंक्शन, यहाँ भी लेते हैं, है ना, सिर्फ 1 ले लेता है एज ए फैक्टर, ठीक है, और तब इसमें हम बन जाते हैं। अब ऐसा लॉग भी रहता तो इस तरह से ही बनाते हैं, देखिए कैसे। तो ये तो सिंपली हो जाएगा y और ये u इंटू भी, लेकिन इसमें अपने मर्जी से इसको बाहर रखते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स x बाहर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस इसको बाहर जो इसको रखते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जिसको इंटीग्रेट किए उसको इंटीग्रेट करते हैं, और दोनों मिला के हम इंटीग्रेट करते हैं। ये है बाई पार्ट्स मेथड, है ना। इसका इंटीग्रेशन x होता है तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, सॉरी 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 साइन इनवर्स, है ना, यहाँ साइन इनवर्स होगा, गलत हो जाता है अभी। तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटा ये, और इसका हो गया x, है ना, और फिर ये बन गया dx, ये y बराबर। अब इसको देखिए ये तो बाहर आ गया ये, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो साइन का ये हो गया और 1 का ये हो गया, यानी दिस बटा दिस। तो देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ है, तो सिंपली इसको हम कैसे बना देंगे, सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पुट कर देंगे t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी हो जाएगा ये 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स, यानी डी टी बराबर हो जाएगा x dx, और -2 हम इधर ले आते हैं, ऐसा इसलिए कि आपको यहाँ पे क्या है x dx, है ना, x dx। अच्छा एक चीज आपको बता दें कि यदि रूट के साथ डिनोमिनेटर में हो और उसके अंदर का सारा चीज मान रहे हो, है ना, पूरा फंक्शन आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि आप पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी रूट सहित, है ना। आपका वो दूसरा मेथड है। एक ये भी है कि आप सिंपल अंदर वाला को माने और तब इंटीग्रेट कर दें, या सिर्फ या पूरे को आप मान सकते हैं लेकिन सिर्फ रूट में, दूसरा फंक्शन के लिए लॉ नहीं है ना। चलिए नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y बराबर x साइन इनवर्स x पहले से है, और ये आ जाएगा आपका कितना, x dx के बदले में dt बटा -2, तो -1/2 बाहर कर देते हैं, है ना, और नीचे बच जाएगा ये रूट में t। अब जब रूट सहित मानते तो ये प्रॉब्लम हमको नहीं आता, है ना। तो y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो t की पावर हाफ, है ना, dt। तो ये y बराबर हो जाएगा आपको x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कैसे, पावर में एक जोड़ देना है, तो पावर इसमें एक ऐड कर देंगे, तो -12 में एक जोड़ेंगे और इसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस c, सॉरी इसमें जोड़ देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 बटा, ये भी हो जाएगा 1/2, -12 प्लस 1 नहीं प्लस, तो 1/2 खत्म, प्लस c,
यानी फाइनल आंसर आपका आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन है ना, जिसमें आपको बाई पार्ट जानना पड़ेगा, है ना, ऐसे आसान है ना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है ना। थोड़ा सा समझने वाला है, समझिए, है ना। सबसे पहले तो यहाँ हम बताएं कि टर्म दो हो, ठीक है ना, लेकिन दो टर्म के साथ साथ यदि फंक्शन एक ही तरह का हो तो ये भी सेपरेशन से ही बनेगा। तो देखिए इसमें फैक्टर में ढेर सारा टर्म है लेकिन सबके सब एक्स में है। इसमें एक जगह भी यदि वाई मिक्स हो जाता, चाहे इधर वाई मिक्स हो जाता, तो ये सेपरेशन मेथड से नहीं बनता, है ना। तो सब इसका अच्छा, इसके बाद क्या है कि y यानी ये जो है x और y का वैल्यू दिया है, यानी ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन के तरह है जिसमें आपका लिमिट देता था, उसमें हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ भी जो हम लोग c यानी कांस्टेंट लिख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो ये आपको c निकालने के लिए गिवन होता है कि जब x 0 होगा तो y का वैल्यू 1 हो, यानी x का वैल्यू 0 पुट करना है, जब फाइनली जो इक्वेशन आएगा उसमें, और y का वैल्यू 1, वहाँ से आपको c निकल जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। तो इसको फैक्टराइज करिए, तो ये दोनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस 1 और प्लस ये दोनों में 1 कॉमन लेते, तो बहुत आसान सा फैक्टराइजेशन है इसमें, है ना। ये डी वाई बराबर डी एक्स को उधर कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। चलिए अब ये भी आपका हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। तो सब के सब x में है ना। इसका मतलब है कि डी वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ गया। अब इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सोचिए, पहले ये तो बेचारा बहुत आसान है, ये कैसे इंटीग्रेट होगा। तो सबसे पहले आपको इसका पता करना होगा कि किस मेथड से ये इंटीग्रेट होगा। तो देखिए नीचे ऊपर ही पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, जब ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होता है तो आपको या तो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा कि यदि नीचे का डेरिवेटिव हो तो, अदरवाइज स्पेशल या पार्शियल। तो देखिए यहाँ फैक्टराइज है तो ये आपका बनेगा पार्शियल से, है ना। आपको सारा मेथड का नॉलेज होगा, ऐसे हम प्रयास करेंगे कि सारा मेथड का भी वीडियो आप लोग को हम दें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब यहाँ हम इक्वेशन मतलब ए मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे यहाँ लेट कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, इसके लिए कांस्टेंट एक्स प्लस 1 और प्लस इसके लिए बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इसको सॉल्व करें, इसको एलसीएम लेंगे, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये एलसीएम यहाँ आ जाएगा, अब प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका कट गया, यानी तो बच गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, और ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद वापस फिर से इसके बदले में ये वैल्यू रखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। थोड़ा सा है ना एक्स्ट्रा लेंदी है लेकिन आसान है मेथड। तो हम लोग यहाँ से ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। हो सकता है एक बार में एक बोर्ड पे नहीं बने तो दोबारा हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे अब वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी, या तो हम लोग किसी को जीरो करें, तो पहले देखिए यहाँ जीरो कैसे, ये पार्शियल का मेथड है, पार्शियल आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ हम x प्लस वन दोनों में है, तो ये हम पहले पुट कर देते हैं 0। तो पुट कर देते हैं x प्लस वन बराबर 0, मतलब x का वैल्यू -1। तो -1 सगरो रख देते हैं, यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर ये -1 यानी दे देगा 2a प्लस 0 प्लस 0, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो a का वैल्यू ये बन जाएगा हाफ, सॉरी 1 और ये 2, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसी तरह से अब की पुट कर देते हैं इसका 0, यहाँ से x का वैल्यू 0 रखते हैं तो एटलीस्ट ये तो 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो देखिए सबसे पहला इधर के सारा चीज़ हो गया 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस ये 0 ही लिखे हैं और यहाँ प्लस हो जाएगा c, यानी c का वैल्यू जो है -a के बराबर होगा। इसका मतलब है कि c का वैल्यू -1/2 हो गया। अब दो वैल्यू मिल गया तो आपको अपने सुविधानुसार यहाँ कुछ भी रख लीजिए, जिससे कि आपको a अब निकालना है, सॉरी a और c निकल गया, b निकालना है, तो b 0 नहीं हो, इसके अलावा आप जो भी रख सकते हैं। तो हम सिंपली आसान सा रख देते हैं, पुट कर देते हैं x बराबर 1। तो x को 1 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस यहाँ 1, 2 प्लस 1 यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 2a प्लस 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 2b प्लस 1 रखेंगे तो अगेन 2c, है ना। तो ये हो जाएगा 3 और 2a के जगह पे 1/2 है, 2b पता नहीं, 2c का वैल्यू -1/2 है, ये कट गया तो ये 1 और ये -1 कट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3/2, है ना। तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, a b c का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर यहाँ से लिखते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन a। अब a में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर ये था, तो हम इस पूरे के बदले में देखिए, इसके बदले में हम इतना लिख देंगे, तो a/x प्लस 1 dx प्लस bx प्लस c बटा x² प्लस 1 dx, है ना। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट के लिए क्या करेंगे, a b c का वैल्यू रख देते हैं, तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब a का जगह पे है आपको 1/2, तो हम 1/2 बाहर कर दे, चूँकि कांस्टेंट है, तो यहाँ dx बटा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b के जगह पे क्या है, देखिए 3/2 x और c के जगह पे है -1/2 बटा x² प्लस 1 dx, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको और जगह चाहिए, तो इधर हम एक बार मिटाते हैं, है ना। आप लोग इसको इधर नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इधर से थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो मिटा देते हैं और लास्ट में उसको हम याद रखेंगे, है ना। अब यहाँ से यहाँ हो गया आपका y बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dx और x प्लस 1 प्लस, है ना, 1/2 बाहर कर लेते हैं, ऐसे दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 20/20 और 20/20, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन x बटा x² प्लस 1 dx और माइनस 1/2 dx बटा x² प्लस 1, है ना। देखिए क्या कर दिए हम, ये तो है ही, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए ऐसे ही सॉल्व हो जाता है जब ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक होता है ना, यानी x² के बाद x भी टर्म होता, तो आपको इतना बटा इतना पूरा को रखिएगा, तब जा करके वो सॉल्व हो पाएगा, है ना। चलिए अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन, ये सिंपल इंटीग्रेशन, लेकिन ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। तो फिर से वही पुट कर देंगे, t बराबर x² प्लस 1 और dt बराबर 2x dx, मतलब कि यहाँ dt बटा अगेन 2 होगा बराबर x dx, ठीक है। तो ये y बराबर, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बेचारा बहुत देर से है ये साथ चल रहा है, प्लस 3/2 और dx के बदले में dt बटा 2, तो बटा 2 अगेन बटा 2 कर देते हैं, बटा t माइनस 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। यानी ये हो गया y बराबर 1/2 log x प्लस 1 और प्लस 3/4
लॉग टी -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। थोड़ा सा जगह की और ज़रूरत है, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए यहाँ से देखा जाए तो फाइनली y बराबर हो गया 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log t माने हैं x² प्लस 1 को, और 1/2 log x प्लस सी, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 1, है ना। अब देखिए सिर्फ बोलता कि आप इक्वेशन बताइए तो आपका इक्वेशन ये मिल गया, लेकिन अब आपके जगह पे y1 और x0 भी रखना है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग x बराबर 0 और y बराबर 1 इन कहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो y के जगह पे 1 रख दीजिए तो 1, और बाकी 1/2 log x के बदले में 0 तो 0 प्लस 1 1 प्लस 3/4 log फिर 1 माइनस 1/2 log x के जगह पे यहाँ पे हो गया 0 प्लस सी। ऐसे log 0 डिफाइंड होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको किसी के साथ मर्ज कर दीजिएगा तो ऐसे इसको आप 0 रख सकते हैं, तो 1 बराबर ये 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो गया 0। अब c का वैल्यू 0 सॉरी 1, c का वैल्यू 1 रख देंगे, यानी फाइनली हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा, थोड़ा सा इधर का भी जरूरत पड़ रही है ना, इसको मिटा दें, है ना। फाइनली अब c का वैल्यू रख देंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग c बराबर 1 इन 1 दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 log, सॉरी हम थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं, है ना। यहाँ tan इनवर्स है ना, इसीलिए हम यहाँ देखिए tan इनवर्स x है, तो यहाँ क्या होगा tan इनवर्स x, और x के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 0, है ना, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी मिस्टेक कर दिए, है ना। तो c का वैल्यू ऐसे फाइनली आएगा वही, लेकिन यहाँ गलत तो लिखा जाता ना, फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c के जगह पे 1, तो ये हम लोग का हो गया इसका इक्वेशन। तो इस तरह से जब x और y का वैल्यू गिवन हो ना, तो आप सिंपल सा उसको इंटीग्रेट करिए, जैसे सॉल्व करते हैं, है ना, डरना नहीं है, इस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करिए, और फिर जैसे यहाँ पे सॉल्व होने के बाद हम लोग वो वैल्यू पुट कर देंगे और देख लेंगे कि फिर उसमें से हम लोग को वैल्यू आ क्या रहा है ना। चलिए इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फिर आसानी है, आप सेपरेट कर दीजिएगा बन जाएगा। एक और हम थोड़ा 13 देखते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। 13 के बाद हम लोग 15 16 इस टाइप का एक आधो वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। तो देखिए ये dy/dx जो है ना फ्री नहीं है, लेकिन है बहुत आसान। इसको करना क्या होगा, सिंपल, फ्री नहीं है तो हम लोग उसको फ्री करेंगे, dy/dx फ्री होना चाहिए, याद है इसका कोफिशिएंट 1, और वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको dy/dx बराबर ये उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स a, तो dy बराबर कॉस इनवर्स a इंटू डी एक्स। अब सोच रहे होंगे कि अभी ऐसा एक बताए थे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें साइन इनवर्स x था, लेकिन अब वो और ये बहुत ही अलग है ना। क्या है, यहाँ कॉस इनवर्स a जो है कांस्टेंट है, और वहाँ साइन इनवर्स x वेरिएबल था, तो ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन में तो भाग लेता नहीं है, तो ये हो गया उस बहुत आसान। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका dy, और ये कॉस इनवर्स a बाहर आ जाएगा। क्या है, ये है आपका कांस्टेंट, है ना,
तो ये तो हो गया बहुत इजी, इसका इंटीग्रेशन x और ये cos इनवर्स a बाहर प्लस, है ना। अब सिंपली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। पुट, ये डराने वाला सिर्फ क्वेश्चन था, x बराबर 0 एंड y बराबर 2 इन इक्वेशन 1। तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2, तो 2 x के जगह पे 0, तो 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस सी, यानी हिसाब किताब से देखा जाए तो ये 0, तो c का वैल्यू हो गया 2। अब c का वैल्यू यहाँ रख देंगे, है ना। ऑन पुटिंग c बराबर 2 इन अगेन फर्स्ट, तो इक्वेशन आपका हो गया y बराबर x कॉस इनवर्स a प्लस 2, है ना। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिख रहा है, मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 से जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं और हम लिख देते हैं, है ना। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, यानी पास कर रहा वो कर्व कहाँ से, 0 0 यानी ओरिजिन से, है ना। यानी जो भी कर्व होगा, यानी जो इक्वेशन होगा, ठीक है, कर्व का, उसको सेटिस्फाई करेगा 0 0, है ना। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डैश बराबर ई की पावर x इंटू साइन एक्स। क्लियर, यानी एक कर्व है, ठीक है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितना दिया हुआ है, y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स, और ये पास कहाँ कर रहा है, ये पास कर रहा है 0,0 से, है ना। चलिए अब एकदम क्लियर हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। तो हमको पहले इक्वेशन तो लाना होगा, तो सबसे पहले ये डी वाई डी एक्स है, वाई डैश है या वाई वन है, तो मतलब डी वाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स। सॉरी 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 सॉरी, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, फिर तो सेम ही हो गया ना, फिर ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए ये डी एक्स, तो सारा एक्स इधर है, वाई इधर है, हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, है ना। तो इंटीग्रेट ये थोड़ा सा समझदार है, ठीक है ना। ये बाई पार्ट्स का है, जिसमें u इंटू बी, यानी दो फंक्शन है यहाँ, और दोनों में से कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो ये बाई पार्ट से बनेगा। तो इस तरह का बाई पार्ट्स, ये भी एक स्पेशल ही बाई पार्ट है, एक ऐसा जिसमें वो खत्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब खत्म कोई इंटीग्रेशन में नहीं होगा तो वो रिपीट करता है, और जब रिपीट करने वाला हो, थोड़ा सा आइडिया, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा इसको तो पता चल जाएगा, ये रिपीट करेगा या सॉल्व होगा, है ना। इसका इंड होगा, इसका इंड होगा ही नहीं, रिपीट करेगा। तो इसको हम अलग से क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। तो मेन इसमें दम है इंटीग्रेशन में, तो लेट इसको हम आई कर लेते हैं, ई की पावर एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। अब किसको बाहर किसको अंदर, तो आईलेट के अनुसार, आईलेट, है ना। तो आईलेट जानते हैं बाई पार्ट्स में, जिसमें आई एल ए टी ई, है ना। आईलेट में मतलब फंक्शन है ये, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। जो पहले आता है वो बाहर आपका इंटीग्रेशन के बाहर आता है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल पहले है, सॉरी यहाँ एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो, तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो में ये पहले कौन है, ट्रिगो, इसका मतलब यहाँ बाहर कौन रहेगा, साइन एक्स, इंटीग्रेट में dx, और माइनस डिफ्रेंशिएशन में साइन एक्स, इंटीग्रेशन में e की पावर x, और फिर पूरा को मिला के dx, है ना। तो ये i बराबर, इसका इंटीग्रेशन तो सेम यही होता है, छोड़ दिए। अब इसका सॉरी डिवाइड dx होगा, साइन का हो गया cos i, फिर से e की पावर x cos x dx। अब ये देखिए फिर से आ गया दो फंक्शन, फिर से, है ना। हम लोग जो भी मेथड यूज करते हैं वो किस लिए, वो फंक्शन को अलग अलग करने के लिए। यहाँ तो अलग हो ही नहीं रहा है, फिर इसको बाई पार्ट लगा देंगे, है ना। तो ये आपका जो है वो रहेगा e की पावर x साइन एक्स, और माइनस फिर इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, तो फिर से कौन बाहर, सॉरी कॉस बाहर, ट्रिगो बाहर, और एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन माइनस कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना,
और इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x को dx, और फिर टोटल को मिला के dx। चलिए e की पावर x साइन एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन वंस अगेन यही, और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और ये कॉस का इंटीग्रेशन फिर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस को हम बाहर कर देते हैं, यानी फिर ये माइनस हो जाएगा और इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है ना। तो देखिए फिर से दो फंक्शन, लेकिन ये हमेशा इसी तरह से रिपीट करते रह जाएगा। लेकिन ये देखिए दो बार जैसे डिफ्रेंशिएट बाई पार्ट्स लगा, फिर आपस में ये इक्वेशन में लिखा, तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं ए। तो फिर से इसके बदले में हम आई रख सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो आपका आई बराबर हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और माइनस ये फाइनली ई आई हो जाएगा, इसका वैल्यू फिर से आई। तो ये आई इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी आई बराबर हो गया 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये आई का वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे, है ना, ऑन पुटिंग आई इन 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इधर तो इंटीग्रेट हो गया, और इसका तो इंटीग्रेशन में डी वाई बराबर ये पूरे का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन जब भी इंड हो गया, सॉरी इंड यहाँ पे होगा, है ना, इंड यहाँ पे होगा, तो y बराबर हो गया 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए ये हो गया, फिर से इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, है ना। अब 2 की ओहो बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना, c होगा। चलिए c कांस्टेंट, चूंकि इंटीग्रेशन खत्म, अब c फिर से निकालना पड़ेगा क्या, तो हाँ, अब ये इक्वेशन जो फाइनल में क्वेश्चन बोला था कि एक ऐसा कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व बोला था। तो ये पास कर रहा ओरिजिन से, इसका मतलब है कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे भी या ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 0 इसमें रखिए, तो 0 ये ई की पावर 0 1 आई 0, है ना, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट कर देंगे, पुटिंग x बराबर 0 y बराबर 0 इन 2। अब रख दो ये 0 1/2 ई की पावर 0 साइन 0 और कॉस 0 प्लस सी, तो ये 0 और ई की पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो 1/2 ये 0 आई माइनस 1 प्लस सी, यानी सी ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो सी का वैल्यू फाइनली हो जाएगा माइनस हाफ, उधर जाएगा यानी प्लस 1/2। अब सी का वैल्यू उठा के रख देना है यहाँ पे, है ना। तो फ्रॉम सेकंड y बराबर 1/2 ई की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2, ये आपका एक ऐसा इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रहा था, इसका इक्वेशन आपको ऐसा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो भी कुछ कुछ तो थोड़ा इंटीग्रेशन जिसमें दम था वो हम इसमें सॉल्व कर दिए, बाकी जो है वो इजी वाला है। ऐसे आजकल आपको इसमें से कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, हम एक आध दो भी बता देते हैं, है ना, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या खासियत है कि आप अच्छे से उस इक्वेशन को, जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए, है ना। अब उसी में कुछ ना कुछ आपका कंसेप्ट देगा, जैसे कभी कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या dx dy/dx होता है, तो जैसे ही बोल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx है ना। टेंजेंट बोला तो भी समझ पाइए dy/dx है, डेरिवेटिव बोल दिया किसी का तो समझ जाइए dy/dx है। तो dy/dx के साथ साथ आप इक्वेशन को ढूंढिए कि उसका एग्जैक्ट इक्वेशन होगा क्या। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जैसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, फिर से एक पॉइंट है जिससे वो इक्वेशन पास कर रहा है 0,-2, गिवन दैट एट एनी पॉइंट, कहता किसी भी पॉइंट पे, है ना, यानी पॉइंट दे दिया एक्स वाई, तो एक्स वाई दिया मतलब किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट वो दे दिया है ना, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, वही ना आया, मतलब वो कर्व है उसका जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या dy/dx
dx। तो कहता प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट दिया है एक्स वाई पॉइंट दिया, उसका y कोऑर्डिनेट और उसका स्लोप, ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बस क्लियर। ठीक है, सिंपली कह रहा है कि एक कर्व है जो 0, -2 से पास कर रहा है। ठीक है, उसे आपको सी निकलने वाला है। क्लियर हो गया। इसके बाद कंसेप्ट मेनली क्या है कि उस कर्व का जो टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट का स्लोप और उसका एक पॉइंट है एक्स वाई, उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी y इंटू डी वाई डी एक्स बराबर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का वैल्यू। यानी सीधे सीधी आपको गिवन कर दिया क्वेश्चन नंबर 17 में कि y गुने डी वाई बटा डी एक्स बराबर दे दिया x, और ये पास करेगा इक्वेशन 0-2 से। बस इतना कंसेप्ट है ना। इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स किसी भी पॉइंट का, तो जनरल पॉइंट हम लोग डी वाई बटा डी एक्स, उसका y कोऑर्डिनेट और x जो है बराबर होगा, है ना। बस अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसे इसका सॉल्यूशन तो कर ही दीजिएगा, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। y डी वाई बराबर एक्स डी एक्स। देखिए जैसे ही इधर की देखिए कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा प्लस सी। अब ये आपका हो गया इक्वेशन, और ये इक्वेशन पास कर रहा है इस पॉइंट से, है ना। इक्वेशन फर्स्ट पासिंग 0-2 पुट कर दो, तो x के जगह पे 0, y के जगह पे तो 2 जा 4/2 बराबर 0/2 प्लस सी यानी 2, यानी c का वैल्यू हो गया 2। c का वैल्यू उठा के फिर यहाँ वापस रख दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 2, इसको एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका इक्वेशन है ना, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इंफ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। यानी एक वॉल्यूम बैलून है स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वो जो बैलून है वो इंफ्लेट मतलब बढ़ रहा है, और इस तरह से बढ़ रहा है मतलब एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट रेट बोला, इसका मतलब आपको ये है कि रेट बोलते हैं ऐसे किसी भी चीज को कंपेयर करना। ठीक है ना, तो रेट आपको वॉल्यूम का रेट दे दिया कांस्टेंट, यानी dv बटा dt फिक्स दे दिया है कि वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। कहता है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, यानी वो तब से काउंट कर रहा है जब वो बैलून का रेडियस 3 है, वहां से बढ़ रहा मतलब हवा भर रहा होगा, उसमें हवा भर रहा वो फिक्स रेट से, यानी हर सेकंड एक फिक्स रेशियो से ही बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो जब शुरुआत था तो रेडियस 3 था, लेकिन आफ्टर 3 सेकंड 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद उसका रेडियस जो है 6 यूनिट हो गया। ठीक है, तो कहता फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकंड। तो बताइए इस तरह से किस तरह से बढ़ रहा है और कितना होगा टी सेकंड के बाद। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है यहाँ कि पहला तो वॉल्यूम है ना dv बटा dt दे दिया कांस्टेंट। ठीक है, तो dv बटा dt देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 तो दिया क्या है dv बटा dt बराबर दे दिया है k, dv बटा dt k दे दिया। अब भी हम लोग जानते हैं, तो भी जानते हैं हम लोग क्या, तो भी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर हो गया k, है ना। ये सिंपली ये d है, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आपका डबल हो गया, एक डेरिवेटिव है और दूसरा इंटीग्रेशन है ना, दोनों है। यानी डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो वापस वही मिलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ये के बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन t प्लस ये बराबर, इसी को इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं।
अब कहता है इनिशियली, इनिशियली मतलब टी जब 0 होगा तो आर का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ रख दीजिए 4/3 पाई, आर के जगह पे 3, 3 3 9 27 बराबर 0 प्लस सी, तो 3वां 27 9 चौ 36 पाई बराबर सी, यानी सी का वैल्यू आ गया 36 पाई, है ना। अब सी का वैल्यू जो है यहाँ हम लोग रख सकते हैं, या फिर दूसरा आपको अभी के का भी वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए एक और कंडीशन कहता है कि आफ्टर टी बराबर 3 यानी 3 सेकंड के बाद रेडियस कितना हो जाता है 6 हो जाएगा, तो फिर 3 सेकंड यानी टी जब 3 रखेंगे तो आर 6 होगा, फिर ये वैल्यू रखेंगे कहाँ यहाँ, तो कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, तो 4/3 फिर से पाई, और आर के जगह पर भी 6 रखेंगे तो 6 की पावर 3 बराबर के का वैल्यू रख देंगे हम लोग, टी का वैल्यू 3, तो के इंटू 3 और सी का बदले में रख देंगे 36 पाई, है ना। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल देंगे, तो 4/3 पाई 6 × 6 × 6 बराबर, यहाँ से देखिए 3 3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 3 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा के प्लस 36 पाई, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है ना। अब इसको गुना कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो के का वैल्यू इस तरह से हम लोग को आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा, है ना, इधर कर देते हैं, तो है ना, अब कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट ये वाला इक्वेशन, तो 4/3 पाई आर क्यू, आर का वैल्यू ही तो निकालना है जब कब टी पे, है ना। कहता है इफ टाइम जो है टी होगा देन आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो टी के जगह पे टाइम के जगह पे टाइम ही रहने दिया जाए, ठीक है। तो इतना बराबर के जगह पे हम रख देंगे 84 पाई, है ना, 84 पाई टी, और प्लस सी के जगह पे रख देंगे हम लोग कितना, सी जो आया है आपका 36, ये 36 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो आप सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए, आर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, आर क्यू के जगह पे बच जाएगा आपको 63 टी प्लस 27, तो आर के जगह पे 63 टी प्लस 27 की पावर 1/3 बचेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन है आसान, है ना। तो इस तरह से ऐसे वर्ड प्रॉब्लम पूछता नहीं है सिंपली, लेकिन आजकल एक केस स्टडी भी आता है जिसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में यही है, ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन अच्छे से पढ़ें, उससे पहले इक्वेशन फाइंड करें और इक्वेशन के बाद जो कंडीशन देगा उसके लिए उसके हिसाब से सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेपरेशन मेथड, इसके बाद 2 मेथड और है, हम एकाएक इसको सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए, है ना, आप लोग इसको पढ़िए, इससे में दिक्कत है तो इसके पहले वाला आप लोग लेक्चर दीजिए देखिए, और यदि आपको अच्छा लगता हो वीडियो एक बार ज़रूर अपने दोस्त को शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े, ठीक है ना, ताकि और अच्छा अच्छा कंटेंट ला के हम भी और आप लोग को देते रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।